Hello students, welcome to Impetus Learning, your one-on-one learning destination. हमने नीट फिजिक्स के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो हम एनएलएम कर रहे थे. हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस कर रखी है. तो टुडे नाउ जो हम करने वाले हैं दैट विल बी फ्रिक्शन, जिसमें हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज और फ्रिक्शन इन इंक्लाइन प्ले और पुलिस सिस्टम के में भी कैसे फ्रिक्शन लगता है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं. राइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है? फ्रिक्शन क्या, पहले तो कॉन्टैक्ट फोर्स है. कॉन्टैक्ट, दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में तभी फोर्स आती है. और हमेशा क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव स्लिपिंग और द टेंडेंसी. टेंडेंसी मतलब होने वाला है, अगर स्लिप होने वाला है या मोशन होने वाला है दो ऑब्जेक्ट्स का, तो उसको वो क्या करता है, हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है एक बी, इसके ऊपर एक मैंने ब्लॉक रखा हुआ है ए. सपोज ये आगे चलने लग गया. ठीक है, तो बी का मोशन रोकेगा, इसके कंपैरेटिवली में ये आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा एक पीछे की तरफ, है ना, फ्रिक्शन लगेगा एक पीछे की तरफ. और अब अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं, अगर ए आगे जा रहा है पर ए को तो ये लग रहा है कि बी पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये भी उसके मोशन को रोकेगा और ये इसको कहाँ पुल करेगा, आगे की तरफ, बी को आगे की तरफ पुल करेगा. तो मतलब ऐसे भी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग सकते हैं. यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा. अब फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्यों होता है? क्योंकि इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेस के बीच में. ठीक है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो जाती है और फ्रिक्शन होता है. दो बॉडीज इरेगुलर होते हैं, ऑब्वियसली कोई इतना स्मूथ सर्फेस नहीं होता, इरेगुलरिटीज होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है. हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, अपोज रिलेटिव मोशन. राइट, अब फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल force depends on only the area covered by the contact particle of contact surface, actual contact area. It does not depend on the area covered by the body, that is apparent contact area. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मान लो कि एक्चुअल में ये सरफेस कांटेक्ट में है. ठीक है, मान लो ये सरफेस कांटेक्ट में, पर एक्चुअल में ये थोड़ी ना है. एक्चुअल में क्या है, जो कांटेक्ट में है वो तो बस ये वाला पार्ट है जो एक्चुअल में कांटेक्ट में है. तो ये जो है सिर्फ एक्चुअल में जितना कांटेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, ये क्या है, अपरेंट पे नहीं करता. ठीक है, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन. बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी नॉर्मल रिएक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. कैसे, अभी हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा, और अब क्या है कि नॉर्मल, तुम्हें मैंने बताया था कि क्या होता है, चिपकने का फोर्स होता है. अगर एक बॉडी यहाँ पे है, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, ठीक है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो इस केस में नॉर्मल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू mg. नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg के इक्वल. अब ये देखो, मैंने फोर्स इस तरफ आउटवर्ड की तरफ लगाया, ऐसे लगाया मैंने फोर्स. ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एफ कॉस थीटा हो गया, एफ साइन थीटा हो गया. एफ साइन थीटा है ऊपर की तरफ. ठीक है, अब ये देखो नॉर्मल भी ऊपर की तरफ है. अब ये जो एफ साइन थीटा है, नॉर्मल बेसिकली याद रखो चिपकने का फोर्स. अगर मैं एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ लगा दूं तो मेरा जो नॉर्मल है वो कम ही होगा, कम करेगा वो चिपकने को, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ. एफ साइन थीटा क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ. तो मेरा नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा. वहीं पे अगर मैं ऐसे इसको आगे की तरफ पुश कर रही हूँ तो यहाँ पे एफ लगेगा, इसके दो कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. और एफ साइन थीटा की डायरेक्शन अब कैसी है, ऐसे. अब अगर मैं कोई फोर्स ऐसे लगा रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ लगा रही हूँ, तो और ज्यादा चिपक जाएगा, और ज्यादा कॉन्टैक्ट बनेगा. तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस एफ साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कॉम्पोनेंट. वहीं पे अगर मैं यहाँ इस इंक्लाइंड प्लेन पे देखूं, इंक्लाइंड प्लेन पे हमने ये पढ़ लिया कि ये mg साइन थीटा होता है, नीचे का कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा. तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाता है इंक्लाइंड प्लेन पे, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा. इस केस में देखो, यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे mg यहाँ पे, और नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल यहाँ पे है. नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे अब नॉर्मल mg के इक्वल नहीं होगा. यहाँ पे अगर मैं कोई एफ एक्सटर्नल से इसको प्रेस करके चिपका रही हूँ तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें इसको स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि 3 टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, हम सब पढ़ेंगे. स्टैटिक,
लिमिटिंग और क्या होता है काइनेटिक, है ना। स्टैटिक मतलब ये वो फ्रिक्शन कि अभी बॉडी स्टार्ट होगी तब क्या फ्रिक्शन लगेगा, ये क्या होता है बेसिकली मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक होता है कि जब बॉडी मोशन में है तब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, जब रेस्ट पे है तो स्टैटिक, जब मूव करने वाला है। लिमिटिंग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, काइनेटिक जब बॉडी मोशन में है तब कितना फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। एक और बात कि अगर सपोज फ्रिक्शन लगता है जितनी जरूरत हो, जितना नीडेड है उतना ही फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि सपोज अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है सपोज वो है 100 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मैंने 10 न्यूटन से खींचा आगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा 10 न्यूटन ही। अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है मैंने उसको खींचा सपोज 25 न्यूटन से, मैक्सिमम इतना लग सकता है, तो क्या होगा यहाँ पे भी 25 न्यूटन ही लगेगा, स्टैटिक रखने की कोशिश करेगा उसे, है ना। अगर सपोज यहाँ पे लग गया 75 न्यूटन तो पीछे भी कितना लगेगा 75 न्यूटन ही लगेगा। अब सपोज अगर 100 लग गया तो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू मेरी 100 ही है, तो पीछे की तरफ 100 न्यूटन ही लगेगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी। अगर सपोज अब मेरा 120 न्यूटन लग गया तो अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, अभी भी 100 ही लगेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 100 थी। अब ये मैंने फोर्स दादे से खींचा, फ्रिक्शन कब था, तो अब यहाँ पे कौन सा लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा क्योंकि जितना फोर्स था उतना ही बैकवर्ड में मेरा क्या था पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स था, तो ये सारे क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। पर ये जो मेरा ये वाला केस है जहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि बॉडी जस्ट मूव हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा केस है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहां से मुझे पता लगा कि मेरा जो स्टैटिक वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से लेके मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होती है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में कितनी भी हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बता दिया मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग, अभी टेंडेंसी मतलब होने वाला है उसको अपोज करेगी। काइनेटिक या डायनेमिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या करता है अपोज करता है रिलेटिव स्लाइडिंग को या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज इफेक्टिव बिफोर रिलेटिव मोशन बिगिंस, पहले रिलेटिव मोशन के पहले जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इट्स नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग, अभी मैंने बताया कि वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, ये मेरी वेरिएबल वैल्यू है एक स्टैटिक फ्रिक्शन की। The numerical value of static friction is equal to the external force to generate the relative motion of the body। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो जितना फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पे 10 था तो 10 लगा, 25 था 25 लगा, 75 तो 75 लगा, 100 तो 100 लगा, है ना। तो वो एक्सटर्नल फोर्स पे क्या करती है डिपेंड करती है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी हमने ये बात पढ़ ली है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के बारे में, अभी हमने सारे सर्फेसेस का नॉर्मल लगाना भी सीख लिया। तो अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी लगाती हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है जिसको हम म्यू बोलते हैं, है ना। म्यू क्या है डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, ठीक है। तो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी मेरी म्यू बनती है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट, अपोज ही करेगा, एक फ्रिक्शन तो हमेशा अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को। तो फोर्स ऑफ रिलेटिव फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट कांटेक्ट, अपरेंट कांटेक्ट का इंडिपेंडेंट रहेगा एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल पे डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस, द कॉन्टैक्ट एंड द रफनेस। अगर कोई चीज जितनी स्मूथ है, अगर स्मूथ है तो जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा लेस होगा, और अगर मेरी कोई चीज रफ है, ठीक है, तो इसलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि अगर मेरी रफ है तो क्या होगा मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा लार्ज होगा। पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, पर नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या करता है डिपेंड करता है, ओके। इट्स वैल्यू इज मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ये जो म्यू एल अगर मैं बोलूँ इसको जो कोफिशिएंट आएगा इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये क्या है ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि एक तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है,
इसलिए ये वाला फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। और ये बात सोचो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसको मैं पुश कर रही हूँ और उसको मुझे मोशन में लाने में ज्यादा मेहनत लगेगी, या फिर कोई चीज ऑलरेडी मोशन में है उसको मैं पुश कर रही हूँ तो उसको मूव करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। मुझे कोई भी चीज स्टैटिक को मूव करने में ज्यादा मेहनत लगेगी ना, एज कम्पेयर टू कोई चीज ऑलरेडी मोशन में और मैं उसको पुश कर रही हूँ। तो इसलिए, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक को हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, जब बॉडी रिलेटिव मोशन में है। दिस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? कम होती है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एन, ये क्या है? फोर्स फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक मोशन। ठीक है, फॉर मोशन इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मोशन। किसी भी टाइप ऑफ मोशन, क्या एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस चीज पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये हमने स्टैटिक कोफिशिएंट का फ्रिक्शन निकाल लिया था, ये हमने डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकाल लिया। इसको हम म्यू एस से बोलते हैं और इसको हम म्यू के से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली वो एंगल होता है जो नॉर्मल और जो रिजल्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स का, उसके बीच में होता है। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा तो ऑब्वियसली मेरा फ्रिक्शन इस तरफ आएगा, तो ये मेरा फ्रिक्शन का रिजल्टेंट आ गया, ये मेरा नॉर्मल है, तो इसके बीच में जो एंगल आता है वो मेरा क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा कैलकुलेट करूँ, व्हाट इज tan अल्फा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ये चीज, ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है मेरा? नॉर्मल। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड इज इक्वल टू म्यू एन, है ना। नाउ व्हाट इज नॉर्मल? यहाँ पे इस केस में नॉर्मल क्या है? नॉर्मल विल बी इक्वल टू वेट, दैट विल बी इक्वल टू mg। तो अगर मैं ऐसे लिखूं और नॉर्मल इज इक्वल टू mg, तो मेरा tan अल्फा कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू माय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, राइट। या हम स्टैटिक, जो कि एक लिमिटिंग भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन का ही टाइप होता है, उसको हम म्यू एस से लिखते हैं और बाकी को हम क्या लिखते हैं? म्यू के से। ये क्या है? डायनामिक का कोफिशिएंट, ये क्या है? स्टैटिक या लिमिटिंग का फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल होता है इंक्लिनेशन में जहां पे अगर मैं उस पे बॉडी को रखूं तो वो जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। मतलब वो एंगल जिस पे मैंने बॉडी को रखा कि वो जस्ट स्लाइड डाउन होने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, तो उसका मोशन ऑब्वियसली वो स्लाइड डाउन करेगी तो यहाँ पे होगा, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? लिमिटिंग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ताकि वो मूव ना करे, ठीक है। तो एफ एल लगेगा। नाउ व्हाट इज एफ एल? म्यू एस इनटू एन। नाउ व्हाट इज एन? एन इज डायरेक्टली, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहाँ से तुम देख पा रहे हो, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे देखूं तो नॉर्मल मेरा क्या होता है? एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मेरे को ये स्लाइड नहीं करवाना तो मेरा क्या होगा? एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू माई म्यू एस एन। एंड व्हाट इज माई एन? एन इज माई एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एम जी से एम जी विल कैंसल आउट एंड माई म्यू एस विल बी इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। अगर मुझे थीटा निकालना है तो ऑब्वियसली इट विल बी tan इनवर्स म्यू एस, है ना, ये आ गया। तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज अल्फा, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या बोला है कि फ्रिक्शन इन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन है अगर मेरा, तो उस पर हम फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंक्लाइन प्लेन में मुझे पहले तो ये पता है कि नॉर्मल मेरा किसके इक्वल होता है? एम जी कॉस थीटा के। डायग्राम से भी तुम देख पा रहे हो, ठीक है। अब मेरी बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, मतलब मोशन क्या है? ऐसा, अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है तो मेरा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पे लगेगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, लिखा भी हुआ है। यहाँ पे फ्रिक्शन किसके इक्वल लगेगा? म्यू एन के इक्वल। एन कितना है मेरा? एम जी कॉस थीटा, मतलब फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल मेरा क्या लगेगा? फ्रिक्शन, दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं इसकी मोशन की बात करूं नीचे की तरफ है तो इट विल बी एम ए,
that will be equal to mg sin theta minus mu n. Now what is mu n? It is mu mg cos theta. तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ से I'll take mg कॉमन और मेरे पास ब्रैकेट में I'll be left with sin theta minus mu k cos theta. ये मेरी इक्वेशन आ गई और ये मेरी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी. दैट विल बी इक्वल टू g इज a इज इक्वल टू g sin theta minus mu k cos theta. ठीक है. अब इसके यहाँ से क्या देखने की बात है कि इफ वी वॉन्ट टू प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लिपिंग, अगर मुझे प्रिवेंट करना है कि वो नीचे की तरफ ना हो. अच्छा, ये जो चीज है ये मोशन में है, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है बेसिकली. अगर मैं नहीं चाहती कि ये नीचे आए तो इतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग जाए तो कितना लगेगा, यही सेम फोर्स, ये वाला सेम फोर्स अगर नीचे की डायरेक्शन में लग जाए, सॉरी ऊपर की डायरेक्शन में लग जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, ये स्लाइड डाउन नहीं करेगा. नाउ अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रही हूँ बॉडी को, लेट अस सी कि अब मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, मेरा mg sin थीटा तो इसी डायरेक्शन में लगता है क्योंकि ये थीटा है, ये mg है, तो mg sin थीटा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना. अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा. फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा के इक्वल होगा ना, है ना, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे मेरा नॉर्मल आ जाएगा और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, mg cos थीटा. तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos थीटा और मेरा फ्रिक्शन कितना आ जाएगा इसका. तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, है ना. तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगी, ma विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो k लिख दो cos थीटा, है ना. ये इक्वेशन ये लिखी हुई है. और एक्सेलरेशन a से a कैंसिल कर दो, a विल बी m से m कैंसिल कर दो सॉरी, एंड दैट विल बी a इज इक्वल टू g sin थीटा प्लस म्यू k cos थीटा. मेरा क्या जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू, राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ फ्रिक्शन इन एन इंक्लाइन प्लेन. अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल मास m1 रखा हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, ये अब रफ सरफेस है, तो mg नीचे की तरफ, अगर ये एक्सेलरेट ऐसे कर रहा है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, अब ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये मेरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रही है, मोशन नीचे की तरफ है, एक नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है. तो अगर मैं m1 मास की बात करूँ जो कि मेरा इंक्लाइंड प्लेन पे लगा हुआ है, तो इसके मोशन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो m1a विल बी इक्वल टू किस तरफ मोशन है, इस डायरेक्शन में मेरा मोशन है. तो कैसे लिखेंगे, t माइनस अपोजिंग फोर्स दैट इज म्यू m1g, राइट. ऐसी m2 की अगर मैं बात करूं, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, वेट नीचे लग रहा है, मोशन भी नीचे है, तो m2a विल बी इक्वल टू m2g माइनस t. ये मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी. इनको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, इट विल बी a इज इक्वल टू m2 माइनस म्यू m1g दैट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m1 m2 1 प्लस म्यू जी m1 प्लस m2. यहाँ पे सिर्फ ये वाला फैक्टर अगर तुम देखो तो ये सिर्फ फैक्टर ऐड हुआ है, बाकी जो मेरा नॉर्मल ऐसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में था जब हम एनएलएम कर रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे थे, तो ये इक्वेशन क्या थी, सेम थी, बस क्या है, एक 1 प्लस म्यू का फैक्टर टेंशन में ऐड हुआ है, और यहाँ पे ऐसे ही जो मेरा सरफेस पे मेरी फ्रिक्शन लग रही है वहाँ पे एक म्यू का फैक्टर ऐड हुआ है ना. ईजी है लर्न करना. अगर मैं अब ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे बात करूं और मेरा अब ये सरफेस रफ है, अब मेरी एक्सेलरेशन इस तरफ है ना, तो मोशन को अपोज करने के लिए इस ब्लॉक पे ये जो मेरा m1 मास है, इस पे एक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, नॉर्मल कितना है, mg sin थीटा. यहाँ पे ब्लॉक कितना है, m2 है ना, m2 है. तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, म्यू m2g cos थीटा के इक्वल मेरा फ्रिक्शन लगेगा. अगर मैं इस m2 ब्लॉक की मोशन के बारे में लिखूं तो टेंशन माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स माइनस mg sin थीटा जो कि इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये mg sin थीटा लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू m2a. और अगर मैं इसकी बात करूंगी तो सिंपल निकल जाएगा मेरा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो m1g माइनस t विल बी इक्वल टू m1a. ये मेरी m1
ब्लॉक के लिए ये इक्वेशन आ गई। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ तो मेरी एक्सेलरेशन आती है m1 माइनस m2 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g, एंड टेंशन आता है m1 m2 1 प्लस साइन थीटा म्यू कॉस थीटा g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूले भी कीप इट इन माइंड। ओके, नाउ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is placed on an inclined rough surface AC as shown. The coefficient of friction of mu given है 1 by root 3. Acceleration given है 10 meter per second square. Place the net force on the block. अच्छा, net force कितनी होगी? अब ये बात देखो कि मेरा ऐसे रखा हुआ है, मुझे ये पता है कि mg sin थीटा इस साइड लगेगा, है ना, और ये बेसिकली स्लिप ही होगा। अगर मैंने इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया तो कोई चीज स्लिप ही होगी, तो मतलब फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये मेरा बॉक्स ऐसे रखा है तो ये स्लिप होएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी लगेगी? म्यू एन। एन कितना है? एम जी कॉस थीटा, तो कितना लगेगा? म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो नेट फोर्स क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए लेट अस सपोज कि मैं ये बोल देती हूँ कि ये नीचे की तरफ मे बी जा रहा हो, है ना। तो एम जी कॉस थीटा, एम जी आई टेक आउट कॉमन, मेरे पास बचाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इज 60 डिग्री, तो सॉरी 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 माइनस म्यू कितना है मेरे पास? 1/√3। कॉस थीटा कितना है? कॉस 30 इज √3/2। m कितना है? लेट्स टेक m 2 into 10 20, 1/2 माइनस 1/2 हो गया, तो ये तो कितना हो गया? 0। और वैसे भी अगर स्लिप नहीं कर रहा तो कुछ नहीं हो रहा, तो नेट फोर्स तो कितना होना चाहिए? 0 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मेरे को क्या बताना है? पहले तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही बात है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, सही है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, सही बात है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन लेस होता है, ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ओके, calculate the maximum acceleration of a moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary। मतलब कि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो कि ये जो बॉडी है वो क्या है? स्टेशनरी रहे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मुझे कितना दे रखा है? 0.15 दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। तो अगर ये स्टेशनरी रहना चाहे, अगर मैं चाहती हूँ कि ये स्टेशनरी रहे, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एम ए। ये स्टेशनरी रहे तो मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, किसके इक्वल होगा? अगर इसका मास m है तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा? म्यू एन के इक्वल, दैट विल इक्वल टू म्यू एम जी। नॉर्मल ऐसे आएगा और एम जी मेरा नीचे आएगा, तो नॉर्मल कितना हो गया? म्यू एम जी। अगर ये मूव ना करे मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, m से m कैंसिल हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आई वांट टू कैलकुलेट। Calculate the maximum acceleration. Okay, sorry. Acceleration I have to calculate. Coefficient of friction I have given, and it is 10, and it will be 1.5 meter per second square will be my acceleration. So option number B is the correct answer. Right. Now question number 3. A block of mass m1 rests on the horizontal table. A light string connected to it pass over the frictional pulley at the edge of the table. From its other end, the block of mass m2 is suspended. The coefficient of static kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string. See, this is the direct question based, direct formula based question. What it will be? अभी बताया था कि m1 m2 एक 1 प्लस म्यू के का फैक्टर ऐड हो जाता है, बाकी सब क्या रहता है? सेम रहता है। देख लो इनमें से कौन सा आंसर है। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है तो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन
ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ। ऊपर वाला हाफ पार्ट स्मूथ है, नीचे वाला हाफ पार्ट क्या है, रफ है। अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, ऊपर क्या रखा है मैंने, ब्लॉक को रेस्ट पे रखा है, will come again to rest at the bottom, नीचे आके भी वो रेस्ट पे आ जाएगा। if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plate, तो coefficient of friction मुझे बताना है कि म्यू क्या होगा। अच्छा अगर ये देखो, पहले मैं कंसिडर करती हूँ कि स्मूथ हाफ के लिए कंसिडर करती हूँ। मान लो ये मेरा प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है जो कि थीटा एंगल पे हाफ है। सपोज फुल लेंथ कितनी है एल, तो हाफ है क्या है, स्मूथ है, तो L/2 और हाफ क्या है, रफ है ना। तो अगर मैं स्मूथ के लिए कंसिडर करूं सिर्फ, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे अगर मेरा ब्लॉक है मास m का, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे किस एक्सेलरेशन से गिरेगा ये नीचे, जी साइन थीटा है ना, नीचे की तरफ जी साइन थीटा ही आएगा। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, जी साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। लेंथ कितनी है, L/2 लेंथ है, ठीक है। नाउ इधर पे अगर मैं इसकी, यहाँ पे तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन होगा नहीं ना क्योंकि ऊपर वाला तो स्मूथ है, तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालो, चलो v² - u² = 0 टू g sin थीटा L/2, ये आ गया। तो v कितनी आ गई, √LG sin थीटा, मेरा क्या आ गया यहाँ पे, v आ गया। मतलब यहाँ पे एंड पे क्या वेलोसिटी होगी। अब ये जो v होगी वो रफ सरफेस के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। अच्छा अगर मैं अब रफ सरफेस के बारे में बात करूं, ये मेरा है L/2। यहाँ पे अगर मेरा ब्लॉक है रफ सरफेस पे आ गया, जिस वेलोसिटी से, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से आया, GL sin थीटा से, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। डिस्टेंस कितना है, L/2। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन एक तो G sin थीटा लगेगी, ठीक है। एक और एक्सेलरेशन लगे, एक और फैक्टर आएगा, वो कौन, अगर ये नीचे की डायरेक्शन में, सपोज नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है ना, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसको अपोज करेगा, उसकी वजह से भी एक एक्सेलरेशन आएगी। वो कितनी होगी, वो होगी g cos थीटा मल्टीप्लाई बाय म्यू के इक्वल, इतनी ही होगी क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन में बोलूंगी वो कितनी आएगी, वो आएगी g sin थीटा माइनस म्यू, जो मेरे को कैलकुलेट करना है, g cos थीटा के इक्वल, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, मेरे को क्या निकालना है, इस म्यू की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अगर मैं वापस से v² - u² = 2s लगाऊं, ठीक है, तो v कितनी है, 0 है, u कितना है, u² हो गया GL sin थीटा, s कितना है, L/2, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ इसको cos थीटा, है ना। यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, L से L विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया, -g sin थीटा विल बी इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। g से अगेन ऑल द g विल कैंसिल आउट, मेरे पास बच गया माइनस sin थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू, तो इसको इधर ले आते हैं, म्यू cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा एंड म्यू विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा, राइट, इजी वन। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। A block of mass m is in contact with the cart C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent, जो इसको रोकेगा गिरने से, क्या रोकेगा, पहले तो इस पे सारी फोर्सेस लेबल करो, mg यहाँ, नॉर्मल यहाँ की तरफ, इसको रोकेगा कौन गिरने से, इसका मोशन कहाँ है, इसका मोशन नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। नीचे गिरेगा, उसको रोकना है, रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पे सूडो फोर्स भी लगेगा क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एक m अल्फा पीछे की तरफ सूडो फोर्स भी लगेगा, नहीं। अच्छा अब फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू n के इक्वल। n कितना है मेरा, m अल्फा, ये क्या आ गया मेरा फ्रिक्शन। ये कि ये गिरे ना, ये कब नहीं गिरेगा, जब मेरा फ्रिक्शन या तो ज्यादा होगा या ग्रेटर देन होगा किसके, वेट के, तभी नहीं गिरेगा ना ये।
तो मतलब मेरा म्यू एम अल्फा शुड बी ग्रेटर देन एम जी. एम से एम विल कैंसिल आउट. व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट अल्फा. तो अल्फा जी बाई म्यू से ग्रेटर या इक्वल टू होनी चाहिए. तो माय ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ this question, the coefficient of static friction mu s between block A of mass 2 kg and the table is shown in the figure is 0.2. ये क्या है, फ्रिक्शन है 0.2 पे यहाँ का. What would be the maximum mass value of B? मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है ब्लॉक B का, so that the two block do not move. अच्छा, ये कब नहीं मूव करेंगे, मुझे A, ये ऐसे A ब्लॉक है, ये ऐसे मेरा B ब्लॉक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन. ये कब मूव नहीं करेंगे, जब फ्रिक्शन और वेट इक्वल हो जाएंगे, तब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तब ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा. फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एन. यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, एन कितना है, एम जी. तो म्यू एम जी के इक्वल, तो मतलब, और यहाँ पे ये कितना इक्वल है, एम जी के इक्वल, राइट. अब देखो, तो मेरा म्यू इनटू एम कितना दे रखा है, दीज टू वैल्यू शुड बी इक्वल. म्यू दे रखा है मुझे 0.2, एम कितना दे रखा है 2, जी और जी तो कैंसिल हो जाएंगे, और मास हैव टू कैलकुलेट, दोनों को इक्वेट कर दिया, एंड व्हाट विल बी द मास, मास विल बी 0.4 kg. ओके, दिस विल बी द आंसर. इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं कितने. नाउ Now let's move on to the next question. क्या कह रहा है क्वेश्चन, on the horizontal surface of the truck a block of mass 1 kg is placed. एक मेरा ट्रक है, उसके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहाँ पे मैंने एक मास 1 kg का रख दिया, एंड द ट्रक इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन. ये एक एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चल रहा है. देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी. फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू एन. एन कितना है, एम जी. म्यू कितना है 0.6, एम कितना है 1, जी कितना है 10, कितना आ गया 6 न्यूटन. गलत. ये तुमने क्या निकाला है, ये तुमने निकाला है लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तुम्हें क्या निकालना है कि कितना लग रहा है, ये कितना लग सकता है, इतना नहीं लगेगा. अब ये बात देखो कि ये ब्लॉक है, जब ये एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्जेक्ट मेरा पीछे की तरफ जाता है, तो मतलब सूडो फोर्स लगेगा इस पर. तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एम ए लग रहा है. फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा. तो अगर मैं चाहती हूं तो यहाँ पे जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, एम ए के इक्वल. नाउ एम इज 1, acceleration is 5, that will be my frictional force, and friction force will come out to be 5 Newton. That is my correct answer. ठीक है, ये इतना लग सकता है, ये इतना लग सकता है, पर यहाँ पे कितना लग रहा है कि ये मूव ना हो, कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाए. तो देन आई विल कैलकुलेट माय द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन माय ऑब्जेक्ट. ओके, next question is, a heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. एक बहुत ही यूनिफॉर्म और हेवी चेन लाई कर रही है एक टेबल टॉप के ऊपर. इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सरफेस इज 0.25. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे को दे रखा है. देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल. कि कितना मैं उसको नीचे की तरफ हैंग कर सकती हूँ कि वो मूव ना करे. थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, कैन हैंग ओवर, ताकि वो स्लिप ना करे. ठीक है, तो इट डू नॉट मूव, यहाँ पे लिख लो कि ये डू नॉट मूव ना हो, स्लिप ना हो, तो कितना फोर्स लग रहा होगा. अच्छा, अगर एक बात देखो कि सपोज कर लिया मैंने कि मेरी जो लेंथ है वो एल है और उसका मास कितना है, एम मास है. ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे मैंने कुछ चेन है जो मेरी सरफेस पे रखी है, क्योंकि एक रफ सरफेस है, और वहीं कुछ चेन नीचे की तरफ ऐसे है. ठीक है, मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे जो मैंने हैंग कर ली वो एल वाई है, और यहाँ पे एल माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि अगर टोटल एल है तो यहाँ पे वाई. अब ये मूव कब नहीं करेगी, जब यहाँ का वेट और यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा.
इतना समझते हैं, है ना। पहले तो इसके लिए मुझे वेट निकालना पड़ेगा, वेट के लिए मास जरूरी है। मैंने कंसिडर करा कि अगर L का m है तो y का कितना होगा, m/l इंटू वाई। इस चेन में कितना मास है, m/l/y। ऐसे ही सिमिलरली L माइनस वाई चेन में कितना वेट होने वाला है, m/l L माइनस वाई। इसका मास होने वाला है, ये इसका मास होने वाला है, जो हैंगिंग है, ये जो सरफेस पे है उसका मास होने वाला है, ठीक है। अब ये मूव कब नहीं करेगी, जब मेरा वेट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स, तब ये मूव नहीं करेगी। तो मतलब ठीक है, व्हाट इज वेट, m इंटू जी। m कितना आ गया मेरा, इतना, g तो g ही है। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू n, म्यू भी मुझे दे रखा है 0.25। n कितना है, n will be equal to mg, n will be equal to mg। m I have already calculated, m कितना है, m/l l minus y and g, ठीक है। g से g will cancel out, y से okay, m से m and l से l will cancel out। तो from here I'll get 0.25 l minus y, ये आ गया। चलो इसको आगे लिखते हैं, y is equal to 0.25 l minus y, है ना। तो y is equal to 0.25 l minus 0.25 y। तो यहाँ से आई कैन से 0.25 l और यहाँ से 1.25 y is equal to 0.25 l, y is equal to 0.25 l divided by 1 2, इसको मैं लिख सकती हूँ l/5, राइट। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि y/l will be equal to 1/5, है ना। तब ये मूव नहीं करेगा। अब मुझसे पूछा क्या है कि कितना फ्रैक्शन होगा, कितना फ्रैक्शन होगा भाई, ये तो इजी है। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा 25। यही तो फ्रैक्शन होगा, टोटल 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा, इट विल बी 20%, राइट। ओके, सो इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट it down in the comment box। ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। And if you're still having some doubt or you need one-on-one guidance, there is a link in the description box from where you can directly contact us and we'll guide you, okay। So now just stay tuned for the next video. Bye bye.